एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो में हम कवर करेंगे सेक्शन नंबर 20 में से सिर्फ ग्राउंड्स फॉर द एविक्शन ऑफ टेनेंट। एज यू नो वेरी वेल गाइज, सेक्शन नंबर 20 specifically deals with the two things, whereas the first is the procedure and the second is the ground. So in today's video I will try to cover both the topics. So let's start from the today's video, and that is the grounds for the eviction of the tenant. So as per section 20 subsection 1, notwithstanding anything contained in any other law, eviction can only be done on the grounds mentioned under section 20 subsection 2, as well as compliance with the provisions of the Punjab Rent Act. कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई, चाहे किसी भी लॉ में कुछ भी लिखा हो, एविक्शन सिर्फ और सिर्फ सेक्शन 20 सब सेक्शन 2 के ग्राउंड्स पे ही हो सकती है। सो व्हाट आर दैट ग्राउंड्स, उसको मैंने क्लासीफाई किया है कुछ बेसिस पे। सो आई होप आपको जो है ये क्लासिफिकेशन बेनिफिशियल होगी फॉर स्कोरिंग गुड मार्क्स इन योर एग्जामिनेशन। सो फर्स्ट क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ डिफॉल्ट बाय टेनेंट और हिज फैमिली। भाई एक किराएदार या फिर उसकी फैमिली ने कोई भी डिफ़ॉल्ट किया हो, वो सारी ग्राउंड्स इनमें मेंशन है। सबसे पहले अगर उसने डिफ़ॉल्ट किया हो फॉर द पेमेंट ऑफ रेंट और अदर पेएबल चार्जेस, 3 महीने तक उसने जमा नहीं करवाए, डिपॉजिट नहीं करवाए या फिर 3 महीने से ज़्यादा, तो फिर उस केस में क्या होगा, सबसे पहले नोटिस दिया जाएगा बाय द लैंडलॉर्ड टू टेनेंट एज पर शेड्यूल 7। साथ के साथ सेक्शन 106 ऑफ टीपीए की कंप्लायंस होगी। उससे डिमांड किया जाएगा कि तू वो रेंट या फिर पेएबल चार्जेस जो है पे करो, ठीक है। पर एक ख्याल ये रखना है कि ये सिर्फ प्रोसीजर एक बार ही यूज़ होगा। अगर फिर से उसने डिफ़ॉल्ट किया कि उसने फिर से 3 महीने या फिर 3 महीने से ज़्यादा ये रेंट और अदर पेएबल चार्जेस नहीं पे किए, इन दैट पर्टिकुलर केस देयर इज़ नो नीड टू फॉलो द प्रोसीजर बाय द लैंडलॉर्ड एट ऑल। सो सेकेंड ग्राउंड इज़, अगर जो है प्रेमिसेस को दिया हो टेनेंट के लिए, टेनेंट को सिर्फ रेजिडेंशियल पर्पस के लिए, पर वो या फिर उसकी फैमिली 6 महीने से ज़्यादा नहीं रह रहे उस प्रेमिसेस में। अभी फैमिली का ना एक टेस्ट है कि कौन कौन से पर्सन्स फैमिली में फॉल करते हैं। 3 ग्राउंड्स हैं। सबसे पहली ग्राउंड है उनमें या फिर पेरेंट या फिर स्पाउस या फिर सन डॉटर या फिर कोई और पर्सन जो रह रहा हो टेनेंट के साथ, ठीक है। इन रिलेशंस में से सेकंड जो है स्टेप वो है कि वो डिपेंडेंट होने चाहिए सारे के सारे टू द टेनेंट और उसके साथ भी रहने चाहिए, ठीक है। अगर ये 3 कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं तो वो बंदा फैमिली में इंक्लूड हो जाएगा और मेंबर ऑफ द फैमिली। सो अगर वो 6 महीने से ज़्यादा या फिर 6 महीने तक नहीं रह रहे फॉर इन द रेजिडेंशियल प्रेमिसेस, तो इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द ग्राउंड फॉर द एविक्शन ऑफ द टेनेंट। सो थर्ड ग्राउंड कौन सी है, वो है कि इफ टेनेंट और मेंबर ऑफ टेनेंट्स फैमिली ऑब्टेन द पोजेशन ऑफ द वेकेंट प्रेमिसेस। वेकेंट प्रेमिसेस क्या होता है कि एक प्रेमिसेस पे टेनेंट या फिर उसकी फैमिली मेंबर का एब्सोल्यूट राइट है कि वो कुछ भी कर सकते हैं उस प्रेमिसेस को यूज़ करने के लिए, ठीक है। तो टेस्ट है जो फैमिली का वो तो आपको हमने समझा ही दिया है पॉइंट नंबर 2 में, ठीक है। सो फोर्थ ग्राउंड क्या है, इफ प्रेमिसेस लेट आउट टू टेनेंट फॉर स्पेसिफिक पर्पस, पर टेनेंट जो है उस पर्पस के लिए यूज़ नहीं कर रहा उस प्रेमिसेस को। जैसे कि मैंने आपको दी रेजिडेंशियल प्रेमिसेस फॉर द रेजिडेंशियल पर्पस ओनली, बट आपने क्या किया, मशीनरी ले आए और उस मशीनरी को इंस्टॉल भी कर दिया उस प्रेमिसेस में, साथ के साथ आप कोई प्रोडक्ट भी सेल करने लगे। इट इज़ नॉट अ वैलिड ग्राउंड, ओके। सो ये एक वैलिड जो है नहीं है एज पर द सेक्शन 20 सब सेक्शन 2, एंड इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द ग्राउंड फॉर द एविक्शन ऑफ द टेनेंट। आगे देखते हैं क्लासिफिकेशन नंबर बी, ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेमिसेस रिक्वायर्ड बाय लैंडलॉर्ड और हिज मेंबर ऑफ फैमिली। भाई अगर प्रेमिसेस चाहिए एज अ लैंडलॉर्ड मुझे या फिर मेरे किसी भी मेंबर ऑफ फैमिली या फिर उस प्रेमिसेस के ओनर के लिए, ठीक है। नाउ ओनर कौन होगा, जो कि जिसका नाम एज अ ओनर मेंशन होगा एज पर दी पंजाब हाउसिंग बोर्ड, ठीक है। या फिर
कोई और पर्सन जिसके बेनिफिट के लिए मैंने उस प्रेमिसेस को होल्ड करके रखा हुआ है, लिया हुआ है, तो इन दैट पर्टिकुलर केस हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है कि हम कहीं और पे अकोमोडेट हो जाएं एक्सेप्ट दैट पर्टिकुलर प्रेमिसेस। ठीक है, मैं क्या करूँगी, फाइल एक एफिडेविट बाय लैंडलॉर्ड इन रेंट अथॉरिटी एज पर सेक्शन 29, जिसमें मैं रीज़न बताऊंगी कि मुझे क्यों वो प्रेमिसेस चाहिए। ठीक है, अब प्रिजम्पशन क्या होगी एज टू दैट पर्टिकुलर एफिडेविट दैट इट इज मेड ऑल द स्टेटमेंट्स इन द एफिडेविट शैल बी डिक्लेयर्ड बाय लैंडलॉर्ड इन गुड फेथ एज वेल एज ट्रू until and unless contrary proved. That means to say option is also to be available to the tenant to prove that this ground is not true. Okay, so fourth is procedural mandate to be followed by landlord. section 29 में ही ये बताए गए हैं कौन कौन सा प्रोसीजर है जो कि फॉलो होने ज़रूरी है। भाई ये ना दो चीज़ों में फर्दर डिवाइड है। ठीक है, अगर जो है एज अ लैंडलॉर्ड मुझे प्रेमिसेस जो है मिली है बिना किसी ट्रांसफ़र के, ठीक है, तो क्या है, सिंपली मैं एप्लीकेशन लगाऊंगी रेंट अथॉरिटी में, एफिडेविट जमा करवाऊंगी, तो सिंपली जो है एविक्शन प्रोसीडिंग्स शुरू हो जाएंगी। पर अगर जो है मैंने प्रेमिसेस ऑब्टेन की है बाय ट्रांसफ़र या फिर विद ट्रांसफ़र, तो उस केस में ये जो 3-4 कंडीशन है वो फुलफिल होनी ज़रूरी है। भाई सबसे पहले मैं उस ट्रांसफ़र के 3 साल के बीच में जो है एप्लीकेशन नहीं लगा सकती फॉर द एविक्शन ऑफ द टेनेंट। ठीक है, ना ही अगर किसी पर्सन को एविक्ट किया गया था पहले से, ठीक है, किसी और पर्सन को रख भी नहीं सकती अदर देन द एविक्टेड पर्सन। ठीक है, और अगर मैंने विदाउट द परमिशन ऑफ द रेंट अथॉरिटी इन दोनों में से कोई भी काम किया तो, या फिर अगर जो है मैंने प्रेमिसेस इस एप्लीकेशन में जो है एप्लीकेशन टू रेंट अथॉरिटी लगा के एफिडेविट करा के जो है मैंने प्रेमिसेस ले भी ली, पर 2 महीने तक मैंने उस प्रेमिसेस को यूज़ नहीं किया, तो इन दैट पर्टिकुलर केस राइट ऑफ टेनेंट टू मेक एन एप्लीकेशन टू द रेंट अथॉरिटी। तो प्रोसीजर क्या है, प्रोसीजर फॉलोड बाय रेंट अथॉरिटी, वो क्या करेंगे, पोजेशन दे देंगे टू टेनेंट ओनली आफ्टर दिस सेटिस्फैक्शन। ठीक है, अब भाई कब जो है नया टेनेंसी एग्रीमेंट होगा, इफ़ देयर इज़ द कंस्ट्रक्शन ऑन द प्रेमिसेस कैन बी डन बाय द लैंडलॉर्ड। अगर कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं हुई तो फिर ओल्ड टेनेंसी एग्रीमेंट के साथ ही होगा जो भी होगा। ठीक है, अगर भाई एज अ लैंडलॉर्ड मैंने कोई भी फॉल्स स्टेटमेंट दी है इन दी एफिडेविट, फाइन कितना लगेगा, या तो 10,000 रुपया पे करूँगी मैं, या फिर जितना फाइन मुझे जितना रेंट जो है मुझे रीलेटिंग के द्वारा 3 साल में मिलना था उसका दुगना जो है रेंट मैं दूंगी, उसका दुगना जो है रेंट मुझे रिसीव होगा वो मैं दूंगी एज अ फाइन टू दी रेंट अथॉरिटी। ठीक है, सो आगे वाली जो है क्लासिफिकेशन वो है ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन। अब भाई अगर जो है प्रेमिसेस बिकम अनसेफ और अनफिट, किसके लिए, कि टेनेंट वहाँ पे रह नहीं सकता, उसके लिए ना ही सेफ है ना ही फिट है। ठीक है, तो उस पर जो है रिक्वायरमेंट है रिपेयर्स की या फिर कंस्ट्रक्शन की। इन दैट पर्टिकुलर केस एज ए लैंडलॉर्ड मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है एक्सेप्ट टू इवेक्ट द टेनेंट। ठीक है, तो फिर प्रोसीजर क्या है, मैं एप्लीकेशन लगाऊंगी रेंट अथॉरिटी में। ठीक है, तो इंक्वायरी होगी। ठीक है, रेंट अथॉरिटी इंक्वायरी करेगी, सेटिस्फाई करेगी खुद को कि ये जो है मेरे पास नेसेसरी मीन्स है फॉर द रिपेयर, या फिर रिपेयर जो है सिर्फ और सिर्फ आफ्टर द एविक्शन ऑफ द टेनेंट ही पॉसिबल है, और साथ के साथ एस्टिमेट्स एंड प्लान्स आर फुलफिल्ड द रिपेयर्स। ठीक है, तो आगे देखते हैं। राइट ऑफ टेनेंट टू एंटर इनटू न्यू टेनेंसी एग्रीमेंट इफ रिपेयर और कंस्ट्रक्शन नॉट लेस देन 75%। 75% ऑफ द प्रेमिसेस से ज़्यादा जो है मैंने अगर रिपेयर या कंस्ट्रक्शन कराई तो फिर न्यू टेनेंसी एग्रीमेंट होगा हम दोनों में। ठीक है, लैंडलॉर्ड और टेनेंट में। सेकंड ग्राउंड जो है वो है इफ़ रिपेयर्स कंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड टू प्रेमिसेस। ठीक है, मैंडेटरी है वो रिपेयर और कंस्ट्रक्शन प्रेमिसेस के लिए।
So procedure is also same, as well as new tenancy agreement condition is also same. Third ground is if premises consist 2 floors and for rebuilding it requires demolition. मैं चाहती हूँ मैं यहाँ पे 3 से ज़्यादा फ्लोर स्टोरी जो है एक प्रेमिसेस कंस्ट्रक्ट करूँ फॉर द रेजिडेंशियल पर्पस. इन दैट पर्टिकुलर केस मैं फॉर द बेनिफिट ऑफ द प्रेमिसेस उस प्रेमिसेस को पूरा ही डिमोलिश कर सकती हूँ एंड मैं एप्लीकेशन भी लगाऊंगी फॉर द एविक्शन ऑफ द टेनेंट. ठीक है, सारा प्रोसीजर जो है वो सेम है जैसा कि हमने पॉइंट नंबर फर्स्ट में देखा. फोर्थ ग्राउंड, इफ डिमोलिशन ऑफ प्रेमिसेस बाय ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट या फिर लोकल अथॉरिटी फॉर द बेनिफिट ऑफ द स्टेट. स्टेट के बेनिफिट का ही यहाँ पे सोल पर्पस है. ठीक है, या फिर फिफ्थ ग्राउंड है इफ एविक्शन फॉर बिल्डिंग, रीबिल्डिंग, सब्सटेंशियल अल्ट्रेशन या फिर सब्सटेंशियल एडिशन या फिर उसकी छत पे टेरेस पे जो है एन नहीं आएगा यहाँ पे गाइस, टेरेस पे जो है कंस्ट्रक्शन करनी हो ऑफ द प्रेमिसेस और पार्ट ऑफ द प्रेमिसेस. इन दैट पर्टिकुलर केस मैं एप्लीकेशन लगाऊंगी सेम एविक्शन के लिए. ठीक है, या फिर मैं कुछ बनाना चाहती हूँ उस प्रेमिसेस पे या फिर से कुछ उस प्रेमिसेस को रीबिल्ड करना चाहती हूँ, कुछ ज़्यादा सब्सटेंशियल अल्ट्रेशन एडिशन या फिर उसकी छत पे कुछ बनाना चाहती हूँ तो. ठीक है, तो प्रोसीजर वही है, सेम होगा. न्यू टेनेंसी एग्रीमेंट वाला पॉइंट भी सेम है. इफ लैंडलॉर्ड चेंजेस नेचर ऑफ द प्रेमिसेस आफ्टर कंस्ट्रक्शन अंडर एनी ऑफ द 5 ग्राउंड, अगर उसने रेजिडेंशियल प्रेमिसेस को नॉन रेजिडेंशियल रेजिडेंस में जो है कन्वर्ट कर दिया आफ्टर द कंस्ट्रक्शन, तो फिर उसके लिए एक अलग से प्रोसीजर है. 5 पॉइंट्स है. सबसे पहले नोटिस ऑफ चेंज मुझे देना होगा अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन ऑफ एविक्शन बाय लैंडलॉर्ड. तो फिर रेंट अथॉरिटी जो है वो रिवाइज करेगी रेंट और ऑप्शन देगी टेनेंट को कि क्या वो उस प्रेमिसेस को यूज़ करेगा आफ्टर दैट पर्टिकुलर चेंज और नॉट. ठीक है, जो भी उसका डिसीजन होगा, जो भी उसने इलेक्ट किया होगा, तो उसे रिकॉर्ड करके रेंट अथॉरिटी जो है वो ऑर्डर पास कर देगी, ऑर्डर फॉर द एविक्शन ऑफ द टेनेंट, और वो प्रेमिसेस जो है वो वेकेट कर दी जाएंगी बाय द टेनेंट और उसकी पोजेशन दे दी जाएगी टू द लैंडलॉर्ड. अब राइट ऑफ री एंट्री, ये जो राइट ऑफ री एंट्री है, अगर रिपेयर्स नहीं करवाए गए एज अ लैंडलॉर्ड मेरे द्वारा विद इन द 3 months ऑफ द एविक्शन, तो फिर एज अ टेनेंट आपके पास राइट है, आप रेंट अथॉरिटी में जो है री एंट्री की एप्लीकेशन फाइल कर दो. अगर आपने ये एप्लीकेशन फाइल नहीं की तो एज पर सेक्शन 68 ये माना जाएगा कि आपने अपना राइट जो है वो फॉरफिट कर दिया है, ख़त्म कर दिया है. ठीक है, ड्यूटी ऑफ लैंडलॉर्ड टू गिव पोजेशन टू टेनेंट आफ्टर रिपेयर एंड कंस्ट्रक्शन. 3 महीने रिपेयर्स और कंस्ट्रक्शन के 3 महीने के बीच में मैंने जो है पोजेशन देना है टू द टेनेंट. ठीक है, अगर जो है मैंने नहीं दिया तो फिर टेनेंट जो है एप्लीकेशन लगाएगा टू द रेंट अथॉरिटी. ठीक है, और ऑर्डर देगी और न्यू टेनेंसी एग्रीमेंट जो है उसी पे ही जो है वो दोनों वो टेनेंट जो है फिर से आएगा इन द प्रेमिसेस, और ये जो न्यू टेनेंसी एग्रीमेंट है ये एज अ कंपनसेशन दी जाएगी टू द टेनेंट. ठीक है, सो सेक्शन 68 वाली सेम पॉइंट, अगर जो है फेल हो जाता है टेनेंट टू मेक एन एप्लीकेशन टू ऑब्टेन द पोजेशन ऑफ द प्रेमिसेस, ये मान लिया जाएगा कि उसने अपना ये राइट फॉरफिट कर दिया है. कुछ ग्राउंड्स हैं मिसलेनियस, ये बहुत ही इजी ग्राउंड्स हैं. अगर जो है एविक्शन की गई है एविक्शन की गई है टेनेंट की बाय सेसेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट और सर्विस ऑफ लैंडलॉर्ड. ठीक है, तो इसके लिए एक कंडीशन ये है कि एज अ लैंडलॉर्ड मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ कुछ पर्टिकुलर सर्विसेज या फिर एम्प्लॉयमेंट के लिए ही रखा था और वो प्रेमिसेस आपको उस एम्प्लॉयमेंट या सर्विसेज को कंटिन्यू करने के लिए ही दी थी. ठीक है, अगर आपकी वो सर्विस या फिर एम्प्लॉयमेंट सीज हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, तो फिर आपकी एविक्शन बिल्कुल सही है एज पर दी सेक्शन 20 सबसेक्शन 2. इसकी प्रोवाइजो ये है कि अगर डिस्प्यूट चल रहा है कि वो सेसेशन या फिर जो एम्प्लॉयमेंट है या फिर सर्विस है उसका सेसेशन वैलिड नहीं है, तो फिर एविक्शन उसे नहीं माना जाएगा. ठीक है, उस टाइम पे एविक्शन की एप्लीकेशन नहीं होगी फाइल.
जितनी देर तक वो डिस्प्यूट जो है सेटल नहीं होता। इसकी क्लासिकल एग्जांपल हम एग्रीकल्चरलिस्ट की दे देते हैं, जैसे कि लेबर जो है एग्रीकल्चर में उनके लिए एक अलग से प्रेमिसेस दी जाती हैं उन्हें, ताकि कि वो अपना काम कर सके। बट आफ्टर द सेसेशन ऑफ सच सर्विस उनको जो है वो प्रेमिसेस खाली करनी पड़ती हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट ग्राउंड इज इफ सब्सटेंशियल डैमेज टू प्रेमिसेस बाय टेनेंट। अब ये सब्सटेंशियल डैमेज होता कितना है? डैमेज इक्विवेलेंट टू अमाउंट ऑफ 6 मंथ रेंट जो उसे रिसीव होना हो, ठीक है, फ्रॉम दैट पर्टिकुलर प्रेमिसेस, या फिर 6 मंथ रेंट की कम से भी अमाउंट, लेसर देन 6 मंथ अमाउंट, पर जिसे रेंट अथॉरिटी ने एज अ सब्सटेंशियल डैमेज माना हो तो। ठीक है, अगर जो है उसने ये अमाउंट पे कर दी है सब्सटेंशियल डैमेज की टू द लैंडलॉर्ड एज अ कंपनसेशन, या फिर उसने उस डैमेज को ही इम्प्रूव कर दिया, ठीक कर दिया, तो फिर एविक्शन नहीं होगी ऑन दिस पर्टिकुलर ग्राउंड। थर्ड पॉइंट, इफ टेनेंट और पर्सन रिजाइडिंग विद हिम कॉज न्यूसेंस टू नेबरहुड या फिर इंटेंडेड टू कॉज। ठीक है, फोर्थ ग्राउंड, इफ टेनेंट और पर्सन रिजाइडिंग विद हिम यूज प्रेमिसेस फॉर इलीगल और इमोरल पर्पसेस। फिफ्थ ग्राउंड, इफ टेनेंट और पर्सन रिजाइडिंग विद हिम कॉन्ट्रावेन कंडीशन इम्पोज्ड बाय गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी। जैसे कि जू की एग्जांपल ले लेते हैं, जू के पास कोई भी प्रेमिसेस है बिल्कुल साथ ही में, तो फॉर द ग्रेजिंग ऑफ द कैटल वहाँ पे कुछ कंडीशंस लगाई जाती हैं बाय द जू अथॉरिटी कि आपने इतने से इतने जो है ग्रेजिंग करवानी है ऑफ द कैटल्स की। ठीक है, पर उस कंडीशन को जो है ब्रीच किया जाता है बाय द टेनेंट या फिर उसके साथ जो भी बंदा रह रहा हो तो। ठीक है, तो तब भी वैलिड है एविक्शन। या फिर अगली सिक्स्थ ग्राउंड, इफ टेनेंट फेल्स टू प्रूव बोनाफाइड टेनेंट, अगर वो अपना बोनाफाइड नेचर जो है प्रूव करने में फेल हो जाए, या फिर टेनेंट ये कह रहा हो कि लैंडलॉर्ड इज नॉट अ बोनाफाइड लैंडलॉर्ड, साथ के साथ वो फेल हो जाए टू प्रूव हिज क्लेम एंड फेल्स टू प्रूव दैट ही रेज क्लेम विदाउट मेलाफाइड इंटेंशन। ठीक है, एट्थ ग्राउंड, इफ tenant in agreement with landlord specify that he shall vacate the possession of the premises on specified time and date but failed to do so। ठीक है, सेक्शन नंबर 35 जो है वो एडिशनल पॉइंट ये कह रहा है कि अगर जो है एक बार ऑर्डर पास कर दिया रेंट अथॉरिटी ने फॉर द रिकवरी ऑफ द प्रेमिसेस बाय लैंडलॉर्ड, तो टेनेंट और जितने भी बंदे उसके साथ रह रहे हो वो उसे वैकेंट पोजेशन देंगे प्रेमिसेस का टू दी लैंडलॉर्ड। ठीक है, बाइंडिंग है ये। इसके बाद आप एज अ कंक्लूजन इन ग्राउंड्स को कंक्लूड कर सकते हैं इन योर आंसर। तो अब हम देखते हैं प्रोसीजर फॉर द एविक्शन ऑफ टेनेंट अंडर सेक्शन 20। सबसे पहला पॉइंट है फाइनलिटी इज टू बी गिवन टू सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 20। जैसे कि हमने पहले भी ये डिस्कस किया है कि कोई भी अदर लॉ में जो भी बताया हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता जितनी देर तक सबसेक्शन 2 में वो है ग्राउंड्स नहीं फॉल कर रही। सेकंड, एप्लीकेशन लगाऊंगी मैं एज अ लैंडलॉर्ड रेंट अथॉरिटी में शेड्यूल 12 के अकॉर्डिंग। ठीक है, फॉर द रिकवरी ऑफ द पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी। साथ के साथ कंप्लायंस होगी सेक्शन नंबर 25 की। सेक्शन 25 कहता है कि पेमेंट ऑफ रेंट ड्यूरिंग द एविक्शन प्रोसीडिंग्स बाय द टेनेंट टू लैंडलॉर्ड and it is one of the mandatory procedure which shall be followed by tenant to pay the rent during the eviction proceeding, and rent shall be same as per the payment before the eviction proceedings। अगर कोई भी क्वेश्चन अराइज हो रहा हो कि भाई कितनी रियल अमाउंट है पेमेंट की, तो रेंट अथॉरिटी सबसे पहले एज अ इंटरिम रेंट फिक्स करेगी 15 दिनों के बीच बीच में जितनी देर तक ये एप्लीकेशन लगाई है। ठीक है, और पेमेंट की जाएगी इस रेंट की बाय द टेनेंट विद इन द 1 मंथ। ठीक है, अगर कोई भी क्वेश्चन अराइज हो कि किसे मैं भी रेंट पे करूं, ठीक है, तो सबसे पहले रेंट अथॉरिटी को ये पे कर दो, आफ्टर दैट विड्रॉल कराया जाएगा बाय द पर्सन हु इज़ इंटाइटल्ड टू क्लेम और हु इज़ इंटाइटल्ड टू रिसीव द रेंट। ठीक है, वो अलग बात है। अगर कोई भी डिफेंस जो है अगेंस्ट व्हेन डिफेंस अगेंस्ट स्ट्रक आउट बाय रेंट अथॉरिटी, अगर जो है उसने कोई भी एप्लीकेशन लगाई है फॉर पॉइंट नंबर ए एंड बी जो कि फ्रीविलियस नेचर की है, या फिर रेंट इज़ नॉट डिपॉजिटेड बाय टेनेंट इन रेंट अथॉरिटी। ठीक है, तो उस केस पे जो है ये डिफेंस जो है
टेनेंट की फॉर अगेंस्ट द एविक्शन प्रोसीडिंग वो बिल्कुल ही स्ट्रक आउट कर दी जाएगी। आफ्टर दैट ऑर्डर पास किया जाएगा रेंट अथॉरिटी के द्वारा, ठीक है, और पोजेशन दिया जाएगा विद इन द 3 मंथ ऑफ द ऑर्डर बाय द रेंट अथॉरिटी। सो पावर ऑफ द रेंट अथॉरिटी टू पास पार्ट एविक्शन फॉर एनी ऑफ द ग्राउंड मैंशनड इन द हेड ऑफ ऑन बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन, जो मैंने क्लासिफिकेशन में पॉइंट सी बनाया है एज ए क्लासिफिकेशन, कंस्ट्रक्शन के बेस पे कोई भी एविक्शन हो रही हो, अगर दोनों टेनेंट की कंसेंट हो तो ऑर्डर पास कर सकती है रेंट अथॉरिटी फॉर द पार्ट एविक्शन, ओनली फॉर द पार्ट, ठीक है। लास्ट पॉइंट, ऑर्डर ऑफ एविक्शन नॉट बाइंडिंग ऑन सब टेनेंट इफ ओनली नोटिस ऑफ सब टेनेंसी टू बी गिवन टू लैंडलॉर्ड until the tenant can't be added as a party to proceeding। अभी एक बार अगर नोटिस दे दिया आपने लैंडलॉर्ड को कि हाँ सब टेनेंट भी है इस प्रेमिसेस का, तो फिर ज़रूरत नहीं है, ठीक है, उस पर बाइंडिंग नहीं होगा। तो आगे अगर जो है टेनेंट जो है जितनी देर तक ऐड नहीं किया जाता उस प्रोसीडिंग में एज अ पार्टी, उतनी देर तक भी वो ऑर्डर फॉर एविक्शन सब टेनेंट पे लाइबल नहीं होगा, ठीक है। तो ये थी हमारे आज की वीडियो। आई होप आपके जो है कंसेप्ट सेक्शन नंबर 20 के रिगार्डिंग वो क्लियर हो गए होंगे। सो अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो, प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।